अच्छे कपल्स को बुरे कपल से पहचानने में कितनी देर लगती है? मोस्टली 1 मिनट। और सच कहूं तो 1 मिनट भी नहीं लगता, 3 से 5 सेकंड में पता लग जाता है कि कौन सा कपल है जो कि जेन्युइनली एक दूसरे के लिए बना है, एक दूसरे की इज्जत करता है, कद्र करता है और साथ रहेगा, और कौन सा कपल ऐसा है जो कि बहुत लंबे समय तक साथ नहीं रहने वाला है। इंट्यूटिवली हम लोग ये सारी बातें जानते हैं, यानी अंदर से हम लोगों को पता होता है। जब हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे कपल्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से वो जो आवाज होती है, जो इंट्यूशन होता है, वो बोलना शुरू कर देता है कि ये चीज चलेगी, ये चीज नहीं चलेगी, यहाँ पे मजे होंगे और यहाँ पे दुख दर्द महसूस होने वाला है। ये इंट्यूशन हर ह्यूमन के अंदर होता है, लेकिन उसको एक नाम या एक सिस्टम प्रोवाइड कर पाना ये सब लोग नहीं करते हैं। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली हमें किसी व्यक्ति को किसी के साथ देख के अच्छा क्यों लगता है और किसी दूसरे व्यक्ति को किसी के साथ देख के इतना अच्छा क्यों लगता है। आई हैव कम अक्रॉस टू मेनी कपल्स, सो आई थिंक दैट इस बारे में मैं आपसे बात कर सकती हूँ। नाउ हमारी साइन कंपैटिबिलिटी सीरीज और उसके साथ साथ ही नक्षत्र कंपैटिबिलिटी सीरीज शुरू होने वाली है। साइन कंपैटिबिलिटी सीरीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी जिंदगी के किसी भी रिलेशनशिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बॉसेस, सासू माँ, चिल्ड्रन, हस्बैंड्स, बॉयफ्रेंड्स, वाइफ्स, गर्लफ्रेंड्स, यू नेम इट, सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और नक्षत्र कंपैटिबिलिटी सीरीज स्पेसिफिकली शादी के पर्पज से आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। लेकिन ज्योतिष में जो कंपैटिबिलिटी होती है, जिसको कंपैटिबिलिटी माना जाता है, जो कि ट्रू कंपैटिबिलिटी है, उसकी बात तो अक्सर बहुत सारे लोग बाद में करते हैं। आई मीन यू वोंट बिलीव कि कितने सारे कपल शादी के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद मेरे पास आके कहते हैं कि आप हमारी कुंडली मैच कर दीजिए, शादी के टाइम पे कुंडली मैच नहीं हुई थी बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। एंड आई अंडरस्टैंड, ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हमें किसी से प्यार होता है, जब शादी तय हो रही होती है, वो फेज जब आप किसी से बात कर रहे हो, फोन पे लगे हुए हो रात भर, आपको अपनी एक एक एक्टिविटी का रिपोर्टिंग करनी होती है, इट फील सो गुड ना, ये बताना कि मेरे परिवार में ये लोग हैं, मेरे कुत्ते को ये पसंद है, मेरा भतीजा ऐसा है एंड ऑल दैट, इट फील सो गुड। लेकिन उस समय पे जो भी हो रहा होता है वो एक इमोशनल हाई होती है। कंपैटिबिलिटी एग्जैक्टली ज्योतिष के पास जाके उसे चेक करना इज नॉट ऑलवेज एन ऑप्शन। और कई बार ऐसे भी होता है कि कंपैटिबिलिटी के बारे में हम सोचते ही नहीं है, हम सोचते हैं कि चलो हो रही है तो अच्छी बात है, संजोग में जो लिखा होगा वो तो हो ही जाएगा। दैट्स नॉट रियली हाउ थिंग्स वर्क, डू दे डोंट। इसीलिए चलिए आज हम बात कर लेते हैं द 3 पिलर्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। वो 3 चीजें कैसी हैं जिससे कि आप बिना ज्योतिष की जानकारी के भी पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके लिए बना है या नहीं बना है। ऑफ कोर्स जब हम साइन और नक्षत्र कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हर जगह यही 3 पिलर्स इस्तेमाल होते हैं, यही फाउंडेशन है, ठीक है ना। तो अब फिलहाल तो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाती हूँ, आगे की जो 2 सीरीज आएंगी उसमें आप इन्हीं चीजों को, इन्हीं 3 पिलर्स को आप देखेंगे कि ये आपस में कैसे मैच करके बताते हैं कि 2 लोगों को साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो लेट्स फिगर इट ऑल आउट टुडे। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओके। गो एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल, वहां पे सारे वीडियोस और उनकी लिंक्स आती हैं, सबको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि सारे वीडियोस आप सबसे पहले देख लो वीआईपी की तरह, तो फिर आप लोग चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कुंडली देखूं, आप ज्योतिष सीखना चाहते हो या फिर आप मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हो, इन दैट केस गो एंड ज्वाइन माय वेबसाइट bhagyashree.org। ऑलराइट, चलिए अब बात कर लेते हैं कंपैटिबिलिटी की। तो सामान्य रूप से जब हम कंपैटिबिलिटी कहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई हम साथ में हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, खूब मजे आ रहे हैं, उसे भी वही फिल्में पसंद है जो मुझे पसंद है। तो शुरू शुरू में हमें यही कंपैटिबिलिटी लगती है। असल में ये कंपैटिबिलिटी होती नहीं है, बिकॉज फीलिंग्स आर फ्लीटिंग एंड ट्रस्ट मी, आप जिससे चाहे प्यार कर सकते हो। यू कैन फॉल इन लव विद लिटरली एनीबडी गिवन इनफ टाइम। आई नो इट्स वियर्ड बट ये सच है, ओके। इसके अलावा जो ज्योतिष की कंपैटिबिलिटी होती है वो 8 पॉइंटर सिस्टम पे डिपेंड करती है, जिसको हम अष्टकूट कहते हैं। जो आप कहते हैं ना 36 में से इतने गुण मिले,
इतने मार्क्स मिल रहे हैं कुंडली को, उसको अष्टकूट कहते हैं। ये 1 पॉइंट सिस्टम या 8 फोल्ड सिस्टम है कंपैटिबिलिटी को चेक करने का। उसके ऊपर भी वीडियो में जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली जब आप लोग अपनी कुंडलियां मिला रहे होंगे। तो अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कुंडलियां मिला रहे हैं तो भी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत मदद कर देगा ये जानने के लिए कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। हालांकि कुंडली मिलाना इज अ वेरी डीप थिंग, बट फिर भी ऊपर ऊपर से आपको अंदाजा हो जाएगा, स्नैपशॉट मिल जाता है। तो बीच में जो हमारी असली कंपैटिबिलिटी है वो हम समझ नहीं पाते। ये कंपैटिबिलिटी निर्भर करती है 3 चीजों पर। नंबर 1 फ्रेंडशिप, नंबर 2 लव एंड नंबर 3 कॉमन गोल्स एंड कॉमन लाइफस्टाइल्स। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंडशिप की। आप लोगों को मालूम ही है कि मैं कुंभ राशि की हूँ, लेकिन ये मैं फ्रेंडशिप वाली बात को सबसे आगे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं कुंभ राशि की हूँ। इट्स बिकॉज इट इज नेसेसरी। अगर आप किसी के प्रति मित्रता का भाव नहीं रखते हैं तो फिर आप उसके साथ जीवन बिता ही नहीं सकते। ऐसे कितने ही कपल्स हैं शुरुआत में जिन्हें बड़ा प्यार होता है एक दूसरे से, खूब मतलब दे आर इन लव एंड दे आर क्रेजी, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा, घर वालों से लड़ झगड़ कर एक दूसरे से शादी करते हैं, लेकिन मित्रता का भाव तो होता ही नहीं है। अब क्योंकि मित्रता का भाव नहीं होता, इसलिए साथ रहते ही जैसे ही उनको प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, जैसे ही उन्हें सामने वाले में इश्यूज नजर आते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति परेशान होने लगता है, खींचने लगता है, एक दूसरे को ताने मारने लगते हैं ये लोग, और एक दूसरे से इरिटेट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि प्यार की कमी है, हम ये कह रहे हैं कि मित्रता के भाव की कमी है, मैत्री की कमी है। अब ये फ्रेंडशिप का भाव क्या होता है? जब आप किसी के दोस्त होते हैं तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो। और आपने देखा होगा सारे के सारे कपल्स किस बात पे झगड़ते हैं? ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि हो सकता है उनके बीच में लव हो लेकिन मैत्री ना हो। तो जहां मैत्री नहीं होती वहां पर ट्रस्ट नहीं होता, राइट? तो एक ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही कह रहा है, ठीक कह रहा है, ऑनेस्टली अपनी बात कह रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है मुझसे, बेकार में कोई चीज छुपा नहीं रहा है। हालांकि ये बात भी याद रखिए कि 100% ट्रांसपेरेंट तो आप खुद के साथ भी नहीं होते। दैट्स इम्पॉसिबल। आप अपने साथ भी 100% नहीं ट्रांसपेरेंट हो सकते, चाहे आप कितनी भी बातें बनाओ इस बारे में। नो पर्सन इज 100% ट्रांसपेरेंट। अगर आप 100% ट्रांसपेरेंट हो जाओगे तो फिर आप में और शीशे में क्या फर्क रह जाएगा? शीशा भी इनफैक्ट पीछे से ओपेक होता है। तो यू आर नॉट 100% ट्रांसपेरेंट, ठीक है? तो बहुत सारी बातें हमारे मन में चल रही होती हैं, हमें हमेशा नहीं लगता कि शेयर करना चाहिए, लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं कम से कम वो बताई जाती हैं, वो शेयर की जाती हैं, ये सोचकर, ये मानकर कि हम सामने वाले से अपने दिल की बात कह सकते हैं विदाउट जजमेंट। तो आपने अपनी पत्नी से कहा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, और वहीं पर हो गया दाना पानी लेकर आपके ऊपर, हल्ला बोल दिया, क्यों छोड़ रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, ऐसा है वैसा है। दिस इज नॉट मैत्री। आपने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई मुझे डांस का बहुत शौक था, मैं नहीं कर पाई उसको परस्यू, लेकिन अब मैं सिर्फ ऐसे ही डांस क्लास जाना चाहती हूँ, या मेरा स्विमिंग सीखने का मन है। और आपके पति ने आपको बोलना शुरू कर दिया, क्या करोगे स्विमिंग जाके, तुम्हें स्विमिंग सूट पहन के लोगों के सामने क्यों जाना है, एंड दिस एंड दैट, टेंस ऑफ थिंग्स। ये मैत्री नहीं है। मैत्री वहां होती है जहाँ एक दूसरे को समझा जाता है, राइट? एक दूसरे को ट्रस्ट किया जाता है और ऑनेस्टली अपने दिल की बात एक दूसरे से कही जाती है। आई हैव मेट सो मेनी कपल्स, कहते हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इतनी सारी बातें हैं जो अपने परिवार वालों को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, लेकिन अपने जो पार्टनर हैं उनको बताने से डरते हैं। बहुत सारी मैंने ऐसी औरतें देखी हैं, कहीं घूमने जाएंगी और कहेंगी फोटो मत खींचना मेरी, कहीं मेरे पति ने देख लिया तो। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं जहां जहां भी जा रहा हूँ, अगर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करके नहीं बताया या वाइफ को मैसेज करके नहीं बताया तो वो तो मेरी जान ले लेगी, शी विल हेट मी, और वो घर जाके लड़ाई हो जाएगी। इज दिस ट्रस्ट? नो, यहाँ ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैत्री नहीं है। प्यार आप लोगों के बीच में जितना चाहे हो सकता है, पर मैत्री नहीं है। और ये मैत्री जो होती है ये कम्युनिकेशन पर निर्भर करती है। प्यार जरूरी नहीं कि कम्युनिकेशन पर हो। प्रेम आप भगवान से भी करते हैं, भगवान थोड़ा ना आके आपके कान में बहुत सारी बातें बोलते हैं, वहां कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता उस तरीके से, ह्यूमन लेवल पर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता। लेकिन मैत्री के लिए ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। क्या आप सामने वाले से बात कर सकते हो, बता सकते हो उसको बातें विदाउट जजमेंट? आप देखिए कि जब आप अपनी बातें शेयर करते हो तो सामने वाले को कैसा महसूस होता है। जब आप खुश होते हो तो वो आपकी खुशी में कितना खुश हो सकता है। जब आप दुखी होते हो तो वो आपके दुख में कितना दुखी हो सकता है। जब आप अपना कोई ट्रॉमा, कोई इशू शेयर कर रहे हो तो वो व्यक्ति कितनी देर तक, कितने ध्यान से आपको सुनता है, आपको कंधा देता है या नहीं देता, आपके लिए उस स्पेस को रिजर्व रखता है या नहीं रखता, दैट्स वेरी क्रूशियल। जब आप ये सब करते हो
जब आप कम्युनिकेशन अच्छा रखते हो, खुलकर अपने दिल की बात कह सकते हो विदाउट थिंकिंग कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, दैट इज व्हेन यू हैव मैत्री, विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आई बिलीव पिलर्स ऑफ फ्रेंडशिप। बिना प्यार के भी शायद आपका रिलेशनशिप चल जाए किसी के साथ, पर बिना मैत्री के तो किसी के साथ नहीं चल सकता, चाहे अपने माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे अपने बच्चे ही क्यों ना हो। सो यू नीड टू हैव मैत्री। ठीक, ये है पिलर नंबर 1। पिलर नंबर 2 इज लव। लव क्या है? इट्स द बेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आई थिंक द मोस्ट ओवरपावरिंग इमोशन अ पर्सन कैन हैव। ह्यूमंस के लिए सबसे पावरफुल इमोशन प्रेम का ही इमोशन होता है। नफरत में भी इतनी ताकत नहीं होती जितनी प्यार में होती है, और ये फिलोसॉफिकल चीज नहीं है। प्यार आपसे कुछ भी करवा सकता है। प्यार आपसे माउंटेन्स लगवा सकता है, आपको समंदर पार करवा सकता है। प्यार आपसे कुछ भी करवा सकता है। लव इज अ ब्यूटिफुल फीलिंग, और वो पावरफुल है, लेकिन ऐसे ही नहीं कि मुझे सुनो मेरे काम करो। सबसे अच्छी बात क्या होती है प्रेम की, कि ये आपको ऊंचा उठाता है, आगे बढ़ाता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छा करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज लव? अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में कहूँ, वैसे तो लव इज जेन्युइनली समथिंग जिसके ऊपर पूरा 1-2 दिन बैठ के कॉन्फ्रेंसेस की जा सकती है, फिर भी हम नहीं समझ पाएंगे। बट मेरे ख्याल से लव इज अ सेट ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट। जब आपको किसी से प्यार होता है, आपको क्रश भी हो अगर किसी पे, तो आपने देखा है कैसे आपका सारा का सारा माइंडसेट एकदम पॉजिटिव हो जाता है। सारी दुनिया को आप एक गुलाबी चश्मे से देखने लगते हो। सो व्हाट इज लव? लव इज समथिंग, अ स्ट्रॉन्ग इमोशन टुवर्ड्स अ पर्सन, जिसकी वजह से हमारे दिल में एक बहुत पॉजिटिव इमोशन आ जाता है। भक्ति क्या है? भक्ति भी प्रेम का ही एक स्वरूप है। बहुत सारे लोग खुद को भक्त कहते हैं। अगर वो सच्चे भक्त हैं, सच में उनके मन में भक्ति है, तो फिर हर किसी को लेकर उनके मन में प्रेम का भाव ही होगा। क्योंकि वो जो प्रेम का भाव है वो ऑल एनकम्पासिंग है। वो हर किसी को अपने उसमें जकड़ लेता है। जब आपको किसी से प्यार होता है, क्रश हो जाता है किसी पे, या व्हेन यू आर ट्रूली इन लव, तो आप हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना शुरू कर देते हो। होता है कि नहीं होता? जब क्रश होता है किसी पे तो मूड कितना अच्छा रहता है ना। देन ऑफिस में किसी ने गलती भी कहती तो आप कहते हैं छोड़ो यार, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन जब नहीं होता, नफरत होती है, घर से लड़ झगड़ के आए हो, तो कैसा गंदा मूड होता है। सो इसको समझो, दैट पॉजिटिव इमोशन, दैट पॉजिटिव माइंडसेट वो प्रेम के थ्रू ही आता है। केवल प्यार में ही इतनी शक्ति होती है कि एक झटके में आपका पूरा माइंडसेट, आपका पूरा बिहेवियर, आपका पूरा कलेवर बदल दे। सो दैट इज लव। जब ये पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे और अलग अलग इमोशंस भी आते हैं। प्रेम की भावना के साथ ही बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले सामने वाले के ऊपर दया का भाव होता है। अब दया का मतलब ये नहीं है कि ओ बेचारा ऐसा नहीं है। दया का भाव का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति की गलतियों पर कैसे बिहेव करते हो। बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, एवरीबडी इज गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, यू टू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, तो आप जब गलती करते हो, या दूसरा व्यक्ति जब गलती करता है, तो क्या आप उसके ऊपर दया का भाव रखते हो? कि आप समझना चाहते हो कि गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, व्हाई डिड इट हैपन, क्या वजह थी उसके पीछे, और क्या आप उस गलती को सुधारने में उस व्यक्ति की मदद कर सकते हो? राइट? जैसे कि आपको मालूम है कि आपके जो हस्बैंड है वो सोशली ऑकवर्ड है। अब सोशली ऑकवर्ड है तो नेचुरल सी बात है कि सोशल सिचुएशन में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी उनके साथ। तो क्या आप इस कमी को उनके अंदर पहचानते हो? और अगर पहचानते हो तो क्या इसे पूरा करने में उसकी मदद कर सकते हो, या यही कहोगे कि ठीक है ये तो ऐसे ही है? ऐसे नहीं होता। अगर प्रेम होगा तो मदद करने की कोशिश भी होगी, उसको बेहतर बनाने की कोशिश भी होगी, और अपने तरीके से नहीं, उस व्यक्ति के तरीके से जो उसको समझ में आए, उस तरीके से उसे बेहतर बनाने की कोशिश होगी। दया के भाव के साथ साथ माफी का भाव भी होता है, यानी हम माफ करना सीख जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चलो झगड़ा हुआ, उन्होंने आपसे बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया और आपने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, फिर 3-4 दिन बाद सब नॉर्मल हो गया। ये माफी नहीं होती। इनफैक्ट ये बातें आपके मन में रह जाती हैं और लंबे समय तक रिजेंटमेंट बन के रहती हैं। फिर जैसे ही कोई दूसरी चीज होगी, वैसे ही आपको पुरानी सारी बातें याद आ जाएंगी, और सालों साल ऐसा होता रहेगा तो आप उस व्यक्ति से प्यार कर ही नहीं पाते, फिर आप नफरत करते हो। माफी का मतलब होता है कि आपने संपूर्ण रूप से उस चीज को छोड़ दिया है, आप पीछे, इट्स इन द पास्ट। जैसे कि मान लीजिए अगेन वही सोशल ऑकवर्डनेस हो गई, आपके मम्मी के साथ, पापा के साथ कैसे बिहेव करना है आपके हस्बैंड वाइफ को नहीं पता, या उन्होंने कुछ दे डिड सम मिस्टेक बिकॉज ऑफ विच, एंड इट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक। नाउ द क्वेश्चन इज,
अगर आप उन्हें माफ करोगे तो कैसे करोगे? आप उन्हें बताओगे दैट यस दिस वाज अ मिस्टेक, सो दैट आपको और उनको भी मालूम चले कि हाँ गलती हुई है, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोनों को। अगर दोनों में से किसी एक में भी प्यार की कमी होती है तो वो एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ईगो बहुत बड़ा हो जाता है। सो व्हेन देयर इज लव देयर इज नो ईगो। अगर ईगो आ रहा है तो फिर भैया प्यार नहीं है। दैट इज एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो ट्रू। सूर्य और शुक्र एक दूसरे के दुश्मन हैं। शुक्र यानी प्रेम, सूर्य यानी ईगो। सूर्य बढ़ेगा तो शुक्र का नुकसान है, शुक्र बढ़ेगा तो सूर्य का नुकसान है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। दे शुक्र और जुपिटर, शुक्र और गुरु साथ रह सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं करते, लेकिन शुक्र और सूर्य वो एक साथ नहीं रह सकते। दैट कैन नॉट हैपन। तो जहां प्यार होता है वहां पे ईगो नहीं आता। मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा, ऐसे नहीं होता। शुक्र हमेशा कहता है इक्वालिटी, बराबरी से। ठीक है, और बराबरी का मतलब ये नहीं कि तुम 50,000 रुपये कमाओगी तो मैं भी 1 लाख रुपए कमाऊंगा, ये बराबरी नहीं होती। बराबरी ये होती है कि तुम चाहे कितना भी रुपया कमाओ, तुम चाहे हाउसवाइफ हो, तुम चाहे हाउस हस्बैंड हो, चाहे तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, यू आर स्टिल माई लव एंड वी आर स्टिल इक्वल। हम अगर कोई डिसीजंस लेंगे तो इक्वली लेंगे, एक साथ लेंगे, इसे कहते हैं इक्वालिटी। ठीक है, सो दैट लव हैज टू बी देयर। वो दया की भावना, कंपैशन की भावना, माफ कर देने की भावना। और मैंने आपसे एक और बात कही थी, रिमेंबर दैट प्यार जब होता है तो आप ऊंचे उठते हो, यू डोंट फॉल इन लव, यू राइज इन लव। द थर्ड पिलर इज कॉमनैलिटी। कॉमनैलिटी मतलब समानताएं। आप दोनों में क्या समानताएं हैं? अब समानताओं का मतलब ये नहीं है उथले लेवल पर, सरफेस लेवल पर, कि हम लोग एक ही तरह की मूवीज पसंद करते हैं, हमने एक ही तरह के कपड़े पसंद हैं, हमें एक ही तरह का सीजन पसंद है। दोज डू नॉट मैटर। वो बहुत आसानी से हैंडल की जा सकती हैं। कॉमनैलिटीज का मतलब ये है कि जिंदगी में आप कैसे जीना चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो, किन चीजों को आप वाकई अच्छा मानते हो, किन चीजों को आप वैल्यू करते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस, आपके हस्बैंड को एक्शन मूवीज, ज़ॉम्बी मूवीज पसंद है और आपको केवल रोम कॉम्स और कॉमेडी मूवीज पसंद है, तो आप ये कहोगी कि हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप ऐसा कह रही हो सो मे बी यू आर नॉट 100% राइट, क्योंकि ये कॉमनैलिटीज नहीं होती। लेकिन आप दोनों की वैल्यूज सेम है। वैल्यूज का मतलब क्या है कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा, बच्चों को पैसे के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, बच्चों को जरूरत से ज्यादा मोबाइल फोन चलाने को नहीं दिया जाएगा। घर में अगर पेरेंट्स आएंगे या कोई भी मेहमान आएंगे तो सबकी इज्जत होगी, चाहे भाई मेरे माँ बाप आए चाहे तुम्हारे माँ बाप आए, दोनों को समान रूप से उनको इज्जत दी जाएगी, बिकॉज दे आर पेरेंट्स। अगर राखी आ रही है, बिकॉज राखी के टाइम पे सबसे ज्यादा कपल्स में झगड़े होते हैं, सो राखी के टाइम पे मेरे भाई के घर जाएंगे या तुम्हारी बहन के घर जाएंगे, दिस हैज टू बी डिसाइडेड, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं कि इस साल वो गए, इस साल हम जाएं, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। और सुबह यहाँ जाएंगे, शाम को यहाँ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कॉमनैलिटीज हैं। आपकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए, आपके उसूल जिंदगी के सेम होने चाहिए कि मैं कैसे जीना चाहता हूँ या कैसे जीना चाहती हूँ। इवेंचुअली हम एक साथ मिलकर कैसी जिंदगी बनाना चाहते हैं। क्या हमारे घर, हमारे मतलब तुम्हारे प्लस मेरे, हमारे घर में कोई व्यक्ति आएगा और वो चाहे मेरा ही दोस्त क्यों ना हो, विल यू एंटरटेन दैट पर्सन और नॉट, राइट। अगर हमारे घर में परिवार का कोई बच्चा है, वो हमारे साथ आके रहना चाहता है, तो हम उसको अपने साथ रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। जब वो हमारे साथ मान लो आकर रहता है तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे, सारे हमारे बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे या कुछ डिफरेंट अलग सा ट्रीटमेंट देंगे। तो ये वैल्यूज हैं। तो वैल्यू सिस्टम में कॉमनैलिटीज होनी चाहिए। बाकी चीजों में तो कॉमन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अपने मम्मी पापा के जैसे हैं, सेम टू सेम हो ही नहीं सकता। आपके अपने भाई बहनों की तरह है, सेम टू सेम, जबकि जेनेटिकली तो आप यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आप एक ही माँ बाप की संतान है। जब फिर भी सेम नहीं चीजें हो सकती, तो आप सामने वाले से क्यों एक्सपेक्ट करते हो दैट दे आर एग्जैक्टली द सेम। एग्जैक्ट सिमिलैरिटी नहीं होती है। और ये जो हम छोटी छोटी बातें करते हैं ना कि वो नाइट आउल है, मैं मॉर्निंग बर्ड हूँ, ये सब दे आर वेरी सुपरफिशियल, बहुत आराम से मैनेज हो जाती हैं। मैत्री हो और प्यार हो तो ये चीज़ें बहुत आराम से, सुपरफिशियल चीज़ें हैं, मैनेज हो जाती हैं। लेकिन जो वैल्यू सिस्टम है वो सेम होना चाहिए। हम पैसे कैसे खर्च करना प्रेफर करते हैं, पैसे कैसे बचाना प्रेफर करते हैं, गिफ्ट्स देना कैसे प्रेफर करते हैं, परिवार के साथ हम क्या प्रेफर करते हैं, घर को कैसे सजाना चाहिए, कितना बड़ा घर होना चाहिए,
इसको लेकर वैल्यू सिस्टम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपके हस्बैंड ने कहा कि देखो ऐसा है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है लग्जरी हैंडबैग्स, और आपने कहा कि नहीं नहीं मैं तो प्यार करती हूँ, तुम्हारी खातिर मैं अपने सारे हैंडबैग्स उठाकर फेंक दूंगी। एक साल बाद आपको याद आया कि अरे फलाने ब्रांड में सेल लगी है, आई हैव टू गो, आई हैव टू बाय। हस्बैंड के साथ फिर आपका झगड़ा हो गया क्योंकि उसे पसंद नहीं है और आपको तो नेचुरली पसंद था, राइट? यू ऑलवेज लाइक्ड इट। तो आपने क्या किया उस समय? तो ये वो लाइक नहीं नहीं नहीं, आई डोंट, आई मुझे पसंद है, सो आई विल स्पेंड माई ओन मनी, बट ऑफ कोर्स आई विल ट्राई एंड इंश्योर कि मैं बहुत ज़्यादा ना स्पेंड करूँ। तो ये एक मिडिल ग्राउंड हो सकता है ना। और उसके लिए भी मैत्री चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए कि हाँ तुम्हें ये पसंद है, कूल, मुझे ये पसंद है, कूल, बट वी कैन स्टिल बी टुगेदर बिकॉज वी लव ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर एंड वी आर देयर फॉर ईच अदर। तो ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये भी एस्ट्रोलॉजी में ही निहित है। इनका जो कोर है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, वो एस्ट्रोलॉजिकल ही है। आगे जब हम अष्टकूट की बात करेंगे, आगे जब हम साइन कंपैटिबिलिटीज और नक्षत्र कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे, तो यही 3 चीजें बार बार रिपीट होके आपको वहां दिखेंगी। दे विल कीप ऑन रिपीटिंग। और तब आपको रियलाइज होगा कि ये 3 चीजें अगर किसी कपल में है, दे आर ऑलवेज अ हैप्पी कपल। और आप नोट करोगे कि समय के साथ साथ ना वो एक ही जैसे हो जाते हैं। आप उनको अलग अलग देख ही नहीं सकते। दे जस्ट लुक सिमिलर टू ईच अदर, दे आर ऑलवेज देयर विद ईच अदर। और वो हमेशा साइकोलॉजिकली कह लीजिए या साइकिकली कह लीजिए, वो कुछ ना कुछ कनेक्शन उनका बन जाता है। और वो कनेक्शन मैत्री की वजह से होता है, प्रेम की वजह से होता है और कॉमनैलिटीज की वजह से होता है। तो अगर आपके रिश्ते में ये चीजें हैं तो रिश्ता डेफिनेटली अच्छा चलेगा। अगर ये चीजें नहीं हैं और आप यकीनन प्यार करते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ अपना आने वाला जीवन देखते हो, तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ वर्क इज वेटिंग फॉर यू, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज वेटिंग फॉर यू, राइट? तो आप उस हार्ड वर्क को कीजिए, कॉमन गोल्स बनाइए जो आप दोनों साथ में मिलकर कर सकते हो, एक दूसरे के साथ प्रेम बढ़ाने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेशन को ओपन अप कीजिए और देखिए रिश्ता फलेगा। अगर फिर भी नहीं फल पा रहा है, रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लीव। दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। सो याद रखिएगा इन चीज़ों को और अपने रिश्तों को हमेशा खुशनुमा, पीसफुल बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई रिश्ता आपको ऊपर नहीं उठा रहा है तो ले जा कहाँ रहा है, उसका ज़रूर ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड लक।